गुड इवनिंग गाइस, आई एम राहुल माने। आई एम अ यूपीएससी कोच एंड अ मेंटर। और आज हम बात करेंगे लोकल बॉडी इलेक्शंस, लोकल इलेक्शन जो रिसेंटली हुए महाराष्ट्र में, उसके बारे में। ये जो टॉपिक है वो GS2 पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर एमपीएससी स्टूडेंट्स। तो ये पॉलिटी, गवर्नेंस, फेडरलिज्म का जो टॉपिक है आपका यूपीएससी पेपर 2 में एंड पीएसआईआर का जो ऑप्शनल होने वाला है, इसके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप पूरा एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो रिसेंटली बीएमसी इलेक्शंस हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया था या नहीं ये लोकल बॉडी इलेक्शंस में, ओबीसी रिजर्वेशन कितना था बीएमसी इलेक्शंस में। और हम डिस्कस भी करेंगे कि म्युनिसिपल काउंसिल क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होती है, नगर पंचायत क्या होती है, और इनके इलेक्शंस लोकल बॉडी इलेक्शंस में कैसे होते हैं। वी विल ऑल्सो डिस्कस कि जो अभी 10 साल बाद रिजर्वेशन, 10 साल बाद ये लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला दिया था वो क्या है। तो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी यू शुड वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मेंटरशिप चाहिए यूपीएससी का, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। राहुल यूपीएससी एकेडमी करके मैंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने की कोशिश करी है फ्रॉम नवी मुंबई। इन केस यू वांट टू ज्वाइन दैट, यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सबसे पहले अपने को ये जानना है कि बीएमसी इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। बीएमसी इलेक्शंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फंड्स है, बीएमसी का जो बजट था 2025-26 का, वो है 74,500 करोड़ रफली। तो ये जो नंबर है, ये नंबर हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के बजट से भी ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट का बजट समवेयर अराउंड 58-59,000 करोड़ के आसपास है। सिमिलरली अगर आप सिक्किम का बजट देखोगे तो इट इज रफली अराउंड 40,000 करोड़। सो द बजट ऑफ बीएमसी इटसेल्फ इज सो ह्यूज। तो इसीलिए पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जो नेशनल लीडर्स होते हैं वो पूरे पूरे अपने स्टेक्स डालते हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि जो फाइनेंशियल मसल आता है ये लोकल बॉडी इलेक्शंस जीतने के बाद, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। सेकेंडली, जब ये अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए तो आपको ये याद रखना है कि ये 3 बॉडीज के इलेक्शंस हुए हैं। तो 74th अमेंडमेंट जब आया था, they had talked about urban bodies. Now urban bodies in India are classified under 3 heads. सबसे पहले ऊपर होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो बड़े शहर होते हैं, जैसे थाने, नासिक, नागपुर। सो दीज आर ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है वो मोस्टली 3 लाख के ऊपर होता है। जो म्युनिसिपल काउंसिल्स होते हैं वो 1 लेवल बिलो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। और जो म्युनिसिपल काउंसिल का पॉपुलेशन होता है वो रफली अराउंड 12 से 40 हजार के बीच में, 12,000 से 40,000 के बीच में होता है। वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं, नहीं सॉरी, म्युनिसिपल काउंसिल का पॉपुलेशन होता है रफली अराउंड 40,000 से लेके 3 लाख के बीच में। सो एग्जाम्पल्स होंगे लातूर म्युनिसिपल काउंसिल, मालेगांव म्युनिसिपल काउंसिल। तो यहाँ पे थोड़ा रिलेटिवली कम पॉपुलेशन होता है और बजट और जो फाइनेंसेस होते हैं म्युनिसिपल काउंसिल में वो भी रिलेटिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कम होते हैं। तो इसीलिए जो आपने अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे, अर्बन बॉडी इलेक्शंस जो अभी हुए महाराष्ट्र में, उसमें आपने मोस्टली पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा, बिकॉज बजट बहुत ज्यादा है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट रफली अराउंड 15,000 करोड़ है। मुंबई का मैंने जैसे आपको पहले ही बताया 74,500 करोड़ के आसपास है। एंड जो थर्ड लेवल है, एक हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा हो गया म्युनिसिपल काउंसिल। जो पॉपुलेशन होता है उनका बीच में 40,000 के 3 लाख के बीच में, 40,000 से 3 लाख के बीच में। और जो लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बन लोकल बॉडी होती है वो होती है नगर पंचायत। ये वो एरिया होते हैं जो रूरल से लेके अर्बन में ट्रांजिशन कर रहे हैं। और इसका जो पॉपुलेशन होता है 12,000 से लेके 40,000 के बीच में होता है। तो इसके अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल हो गया वाई वाई नगर पंचायत, डहानू नगर पंचायत, वाई जो महाबलेश्वर के पास है, या फिर चंद्रपुर नगर पंचायत। तो ये एक हायरार्की हो गई अर्बन लोकल बॉडीज की, जो 74th अमेंडमेंट के बाद स्थापित हुई थी। तो सबसे ऊपर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेकंड नंबर पे है म्युनिसिपल काउंसिल्स, और थर्ड नंबर पे है नगर पंचायत। और ये तीनों के अभी इलेक्शंस हुए। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये समझना है कि ये तीनों लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए,
बट जो सबसे ज्यादा हेडलाइन ग्रैबिंग इलेक्शन था वो था बीएमसी का इलेक्शन। अब बीएमसी का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। बीएमसी के जो रिसोर्सेज आते हैं, जो आपके जीएस2 में अर्बन लोकल बॉडीज और फंडिंग और उनके रेवेन्यू कहाँ से आते हैं, फाइनेंस कहाँ से आता है, इसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। जो बीएमसी है उसका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है प्रॉपर्टी टैक्स से। बीएमसी का बजट जैसे मैंने आपको बोला 74,500 करोड़ रफली, वहां से उनका जो रेवेन्यू है वो है 43,000 करोड़ का। जो बाकी पैसा आता है वो आता है उनके एफडी से, उनके इंटरनल रिजर्व है, उनकी एफडी। बीएमसी की एफडी ही समवेयर अराउंड 80,000 करोड़ के आसपास उनके पास एफडी पड़ी है। तो जो हर साल वो पैसे प्रॉपर्टी टैक्स से कमाते हैं, जो बिल्डिंग के लिए परमिशन देते हैं, एफएसआई से जो पैसा कमाते हैं, वो रफली अराउंड 43,000 करोड़ है। जो ऊपर का 31,000 आता है वो उनके फिक्स डिपॉजिट से, जो उनके रिजर्व्स पड़े वहां से आता है। तो अगर पूरे इन इन इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, तो बजट बीएमसी का और जो उनके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए जो नेशनल लीडर्स है, जो स्टेट लीडर्स है, वो पूरा दम लगा देते हैं कि ये बीएमसी इलेक्शंस उनको जीतनी है, बिकॉज फाइनेंशियल प्रोग्रेस बहुत ज्यादा है। एंड मोरेवर जो बीएमसी जीतने के बाद या फिर जो कोई भी लोकल बॉडी इलेक्शन जीतने के बाद जो कॉर्पोरेटर्स इलेक्ट होके आते हैं, वो कॉर्पोरेटर्स पे डिपेंड करता है कि आपके एमएलए के जीतने का मार्जिन कितना होगा, और वो एमएलए के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एमपी का जीतने का मार्जिन कितना होगा। तो फाइनली जो हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती है या कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है ये जो छोटे छोटे लोकल बॉडीज होते हैं वहां के इलेक्शन से। इसीलिए कॉर्पोरेटर्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया है। अंडर आर्टिकल 243 जो 73rd अमेंडमेंट थी वो रूरल लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए थी, और 74th अमेंडमेंट वो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए थी। जो रूरल लोकल बॉडीज है वो कौन सी है? रूरल लोकल बॉडीज है बेसिकली आपकी जो जिला परिषद है, जो पंचायत समिति है जिनकी इलेक्शंस अभी फरवरी में है, जिला परिषद और पंचायत समिति की महाराष्ट्र में ये इलेक्शंस फरवरी में है। और जो ग्राम पंचायत है इनके इलेक्शंस पिछले 2 साल में हुए हैं, तो इनके इलेक्शंस अभी नहीं है। तो नेक्स्ट मंथ में जो है फरवरी में जो इलेक्शंस है दे आर मेनली ऑफ जिला परिषद एंड पंचायत समिति। एंड अभी जो इलेक्शन हो गए अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन हुए हैं सबसे ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, फिर म्युनिसिपल काउंसिल के और नगर पंचायत के। तो ये तीनों बॉडीज के इलेक्शंस हुए, और मोस्टली जो ये बॉडीज जीत के आई है जहां पे कॉर्पोरेटर्स सबसे ज्यादा जिनके मैक्सिमम आए हैं वो है बीजेपी पार्टी। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस हियर, वो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है और ये बीएमसी में कैसे लागू किया गया है, हम बीएमसी का एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है उसमें कैसे होता है कि आपने एक कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखा है तो उसमें दूसरे कैटेगरी का आके लड़ नहीं सकता। जैसे अगर हमने बोला कि एससी का रिजर्वेशन बीएमसी में करीबन 12-13% एससी का रिजर्वेशन है, वहां पे जो एससी की सीट्स है वो रफली अराउंड 15 सीट्स थी जो रिजर्व थी एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी की जो सीट्स है वो वर्टिकल है, मतलब उसमें आके जनरल वाला नहीं लड़ सकता, एसटी वाला नहीं आ सकता, ओबीसी वाला नहीं आ सकता, उसमें बस एससी कैंडिडेट ही लड़ सकता है। उसको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है उसको आपको समझने के लिए वुमेन रिजर्वेशन समझना पड़ेगा। जो विमेन रिजर्वेशन है, विमेन रिजर्वेशन जो अमेंडमेंट में बोला गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो 33% मिनिमम रिजर्वेशन है, बट जो महाराष्ट्र में रिजर्वेशन है विमेन रिजर्वेशन वो 50% है। तो जो 227 बीएमसी के इलेक्शन वार्ड्स है जिसमें कॉर्पोरेटर इलेक्ट होके आने वाले हैं, उसमें 227 में से 114 सीट्स बीएमसी में विमेन के लिए रिजर्व थी। तो अब जब 114 जब हम काउंट करते हैं, दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब जो एससी एसटी ओबीसी के को छोड़ने के बाद जो सीट बची 114 प्लस 114 ऐसे नहीं है। तो एससी सीट्स जो मैंने आपको बोला जो 15 सीट्स एससी की है जिसमें कोई और कैटेगरी नहीं आ सकती, उसमें लेकिन वो 15 में से 50% सीट
विमेन को जाएंगी, क्योंकि 50% सीट क्या है, महाराष्ट्र का लॉ बोलता है कि 50% ऑफ लोकल बॉडी सीट्स नीड टू बी रिजर्व फॉर विमेन। तो 15 जो एससी के लिए सीट थी उसमें एसटी, ओबीसी या कोई भी जनरल कैटेगरी का लड़ नहीं सकता, बट एससी विमेन जो है वो 15 में से लड़ सकती है, और वो 15 में से 8 सीट एससी विमेन के लिए रिजर्व थी। तो अभी ये जो 114 जो विमेन सीट थी उसमें से ये 8 माइनस करो, और वैसे एसटी वाली सीट्स में भी विमेन की सीट्स अलग से रिजर्व होंगी, ओबीसी में भी अलग से रिजर्व होंगी। तो ऐसे करके 114, तो ये जो 114 नंबर है इसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी वाली सीट्स है वो भी एडेड है। तो जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है या क्रॉस रिजर्वेशन होता है वो विद इन एससी, एसटी, ओबीसी के विद इन भी होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। दूसरी चीज जो आपको ये समझनी है कि जो सीट हाउ हाउ 227 में से कौन सी सीट रिजर्व होगी, कौन सी विमेन के लिए होगी, कौन सी एससी के लिए होगी, कौन सी एसटी के लिए होगी, ये कैसे डिसाइड होता है। तो आर्टिकल 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रोटेशन के बारे में बताया है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस आर्टिकल 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 उसमें बताया है कि सीट्स लॉटरी निकाली जाती है, वार्ड्स के नाम लिखे जाते हैं, और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो उनमें से लॉटरी निकालते हैं, और जो भी लॉटरी निकलती है वो सीट वो कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हो जाती है। तो अगर ओबीसी का अभी चयन करना है और वो सीट निकली 114 वार्ड नंबर, तो 114 विल बी रिजर्व फॉर ओबीसी। देन फिर ये उसके बाद ऐसा ही करके विमेन के लिए सीट्स रिजर्व करते हैं। तो पिछले पिछले इलेक्शन में अगर कोई सीट रिजर्व होंगी तो वो सीट को साइड में करते हैं और फिर नए सीट्स को ये करते हैं। तो रोटेशन, सो लगातार 2 बार एक सीट एक ही कम रिजर्व रहे ऐसा चांस बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि होता नहीं, बट बहुत ही रेयर चांस है, क्योंकि जो सीट पिछले टाइम रिजर्व कैटेगरी में आई थी उनको अभी साइड में रख देते हैं। बट इवन हैविंग सेड दिस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज जो रिजर्वेशन है 50% एंड देन 27 प्लस जो 50%, और ये जो एससी, एसटी, ओबीसी का अगर आप सब मिलके ऐड करोगे तो इट गोज बियॉन्ड 50%। तो इट इज पॉसिबल, क्योंकि विमेन का जो 50% आने वाला है सीट्स, वो आने वाली है कहां से, वो आने वाली है एससी, एसटी और ओबीसी के सीट से, और जो 50% बाकी का आने वाला है वो आने वाला है जनरल कैटेगरी से। तो समझ सकते हो कि जो सीट्स रिजर्व्ड है वो ट्वाइस आ सकती है, कि वो 2 बार रिजर्व कैटेगरी में आए। सेकेंडली जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, तो आपको ये समझना है जो 103rd अमेंडमेंट जो आया था गवर्नमेंट का, उसमें उसमें उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व तो किया गया था, लेकिन ये जो 10% कैटेगरी सीट रिजर्व किया गया है वो रिजर्व किया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो लोकल बॉडी के इलेक्शंस जब होते हैं तो ये इलेक्शन 10% ईडब्ल्यूएस कोटा की सीट्स नहीं रिजर्व की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू शुड नो दिस। एंड एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो था कि इस बार का जो बीएमसी इलेक्शन हुआ है उसमें जो ओबीसी सीट्स थी, ऑल्दो 41 ओबीसी सीट्स, सॉरी 61 ओबीसी सीट्स आइडेंटिफाई की गई थी, पर क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको थ्री थ्री ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला जो दिया था, सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला था जिसमें उन्होंने बताया था कि आपके पास डेटा होना चाहिए कि कोई भी जो ओबीसी कैटेगरी हो कैसे बैकवर्ड है, उसका एम्पिरिकल डेटा होना चाहिए। सेकेंडली आपका जो रिजर्वेशन है वो 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और तीसरा है कि ये जो आप ओबीसी में सीट्स रिजर्व रख रहे हो उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है। ये नहीं कि आपने एक बार एक कम्युनिटी को दे दिया तो उसको आप आजीवन ओबीसी रिजर्वेशन दे रहे हो। ये ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी उसका पालन नहीं हुआ था, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो उनका सर्वे था वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, इसीलिए जो 61 ओबीसी सीट्स आइडेंटिफाई की थी इस बार बीएमसी के इलेक्शन के दौरान, वो सीट्स ओबीसी के अंडर नहीं लड़ी गई थी, वो जनरल कैटेगरी सीट्स समझ के ही लड़ी गई थी। तो इस बार जो बीएमसी में सीट्स रिजर्व थी वो थी करीबन 15 सीट थी जो एससी के लिए रिजर्व थी,
2 सीट थी जो एसटी पॉपुलेशन के लिए रिजर्व थी। एसटी पॉपुलेशन आपको पता होगा कि जो मुंबई में एसटी पॉपुलेशन काफी कम है, हार्डली 1% है, तो उनके हिसाब से proportion to the percent of the population ST सीट्स 2 रिजर्व थी, proportion to the percent of population of SC 15 सीट्स वे रिजर्व। ऐसे जो मेरे को रफ डेटा जो मिला है उसमें ये बताया गया है कि जो SC पॉपुलेशन है मुंबई में वो रफली अराउंड 12-13% है, तो उस हिसाब से उनकी 15 सीट्स रिजर्व थी। ओबीसी की पॉपुलेशन समवेयर अराउंड 26-27% है एंड 50% सीट्स आर मैंडेटेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर वुमेन एज रिजर्व सीट्स, तो उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। तो दिस इज द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द बीएमसी इलेक्शंस। ऑल्सो मैं आपको थोड़ा सा बीएमसी का जो बजट है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि क्यों इतने ज्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व थे सबके। तो जो बीएमसी का बजट है इट इज 74,500 करोड़, जिसमें 43,000 करोड़ जो आते हैं वो पैसा आता है सीधा जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो बिल्डिंग बनाने के चार्जेस है, डेवलपमेंट चार्ज लगाती है बीएमसी, जो एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स है वो जो चार्ज है। तो बीएमसी खुद से पिछले साल बीएमसी ने खुद से समवेयर अराउंड 43,000 करोड़ कमाए थे और उनका बजट था 74,500 करोड़ का रफली। तो ये जो ऊपर का पैसा आया है वो कहां से आया है? जो ऊपर का 31-32,000 करोड़ जो बीएमसी को आया है, दिस इज नथिंग बट रिजर्व्स। बीएमसी के पास खुद के रिजर्व्स पड़े हैं, बीएमसी के पास खुद के एफडीज पड़े हैं। एफडीज का जो नंबर मुझे मिला रिसर्च में तो वो रफली अराउंड 81,000 करोड़ का नंबर है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा पैसा है बीएमसी के पास। और ये जो बजट है बीएमसी का, दिस इज मोर देन इवन द स्टेट बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट बजट है पिछले साल का वो रफली अराउंड 58-59,000 करोड़ था और सिक्किम का भी सब समवेयर अराउंड 40,000 करोड़ था। तो जो बजट है बीएमसी का इट इज ह्यूज एंड देयरफॉर बीएमसी के इलेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एनी लीडर एंड फॉर any party, and that is why you see so many of resources being poured into these elections. तो आई होप आपको ये अर्बन लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस है उससे रिलेटेड जो गवर्नेंस है, स्पेशली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे होता है। विमेन रिजर्वेशन महाराष्ट्र में 50% है जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट 33% की है। जो रोटेशन ऑफ सीट्स होता है बिटवीन दिस रिजर्व सीट्स, जो आपको मैंने बताया उनकी फंडिंग के बारे में, आपको जो मैंने डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, लोकल बॉडी रूरल लोकल बॉडीज के बारे में बताया और जो कैटेगरीज है उनके बारे में बताया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में डाल देना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। I hope I have solved your doubts. In case you like this video, please like and subscribe to the channel. And आपको अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आपको अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन मेंटरशिप लेनी हो तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। You should know that I have myself appeared twice in civil services interview. Thank you for watching and thank you for your time.